हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम निधि मित्तल है। आज हम यहाँ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का एक रिवीजन क्लास कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को कंप्लीट रिवीजन क्लास में जान चुके हैं। तो फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जब आप यहाँ पर पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पार्टनरशिप को डिफ़ाइन कहाँ करा गया है। और जब भी आप पार्टनरशिप को डिफ़ाइन कहाँ करा गया है इस क्वेश्चन का आंसर जाने तो एक बात याद रखिएगा, सेक्शन 4 के अंतर्गत केवल पार्टनरशिप को डिफाइन नहीं करा गया है। पार्टनरशिप एक्ट में केवल सेक्शन 4 में पार्टनरशिप को डिफाइन नहीं करा गया केवल, बल्कि वहां पर पार्टनरशिप को, पार्टनर्स को, फ्रॉम और फ्रॉम नेम, इन चारों को डिफाइन करा गया है। पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। दो या दो से अधिक लोग तो इसमें होने ही चाहिए। और ये दो या दो से अधिक पर्सन किस बात के लिए एग्रीड कर रहे हैं? यह एग्रीड कर रहे हैं कि इनके द्वारा जो भी बिजनेस किया जा रहा है उस बिजनेस में इनको जो भी प्रॉफिट मिलेगा, याद रखना आगे भी बात क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर जनरल स्पीकिंग हम यही मान के चलेंगे, इसमें लॉस भी इंक्लूडेड है। जितना इनको प्रॉफिट मिलेगा उसको आपस में यह शेयर करने की बात कर रही हैं। इस पूरे बिजनेस को मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा? उनमें से किसी एक के द्वारा या सभी के द्वारा उस बिजनेस को मैनेज करा जाएगा। इसे कहते हैं यहाँ पर पार्टनरशिप। पार्टनर्स कौन होते हैं? पर्सन हु हैव एंटर इनटू पार्टनरशिप विथ वन अनदर कॉल्ड इंडिविजुअली, सब पार्टनर हैं और यही कलेक्टिवली हो जाए तो इसको फ्रम कहते हैं। जिस नाम से फ्रम अपना बिजनेस करती है उसे फ्रम नेम कहा जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पार्टनरशिप के एसेंशियल क्या होते हैं। एक बार इसकी परिभाषा को अच्छी तरह रीड कर लो, एसेंशियल अपने आप समझ जाओगी। पार्टनरशिप के एसेंशियल क्या होते हैं? दो या दो से अधिक व्यक्ति तो होने चाहिए। जब यहाँ पर व्यक्ति के बारे में बात हो रही है ना, तो याद रखना उसको कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट होना चाहिए मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चले जाना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 11 जान लेना। उसको माइनर नहीं होना चाहिए, उसको साउंड माइंड होना चाहिए। ये वाली बात तो आपको पता ही है कि जो फ्रम होती है वो पार्टनर से बनती है। अगर पार्टनर नहीं तो फ्रम का कोई लीगल स्टेटस भी नहीं होता है। फ्रम को कोई लीगल पर्सन के रूप में नहीं माना जाता है। जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। एक बात याद रखना, सेक्शन 5 पार्टनरशिप एक्ट का बहुत क्लियर करता है इस संबंध में कि जो पार्टनरशिप है वो एग्रीमेंट पर बेस मानी जाती है, वो स्टेटस पर बेस नहीं मानी जाती है। जब यहाँ पर सारे पार्टनर्स एग्री करते हैं तभी वो इसको पार्टनरशिप को आगे कंटिन्यूस कर सकते हैं। यह जो पार्टनरशिप डीड है, ये जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है और बाय कंडक्ट भी हो सकता है। पार्टनरशिप के लिए सबसे ज़रूरी बात होती है पार्टनर्स के बीच में जो बिजनेस है वो बिजनेस एग्जिट करना चाहिए। ऐसा नहीं है फ्यूचर में, भविष्य की बात कर रहे हैं, वो बिजनेस होना भी चाहिए। और बिजनेस का क्या मतलब बताया गया है? यह पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 2 के सब क्लोज बी में बताया गया है। और बिजनेस करने का एक ही पर्पस होना चाहिए, प्रॉफिट रिसीव करना। पार्टनर्स आपस में किस बात के लिए एग्रीड होते हैं कि उन्हें बिजनेस में से जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो उस प्रॉफिट को आपस में बांटने की बात करते हैं। जनरल स्पीकिंग तो हम यही मान के चलेंगे कि वो उस प्रॉफिट को आपस में इक्वली शेयर करने की बात करते हैं, जिसमें लॉस भी वहाँ पर इंक्लूडेड माना जाता है। पार्टनरशिप के एसेंशियल की बात हो रही है ना, एग्रीमेंट आपने जान लिया, बिजनेस हो गया, शेयर द प्रॉफिट है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेंशियल आता है पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एजेंसी का क्रिएट होना। मतलब इट इज़ अ कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ। मतलब यहाँ पर यह कि हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए एजेंट और प्रिंसिपल की भूमिका अदा करता है। अगर किसी पार्टनर ने कोई काम किया है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस करा है, तो उसके द्वारा करे गए उस काम से बाकी पार्टनर्स भी लाइबल हो सकते हैं। अगर यहाँ पर ये वाला एसेंशियल नहीं है पार्टनरशिप में तो वहाँ पर पार्टनरशिप ही नहीं बनेगी। कई बार क्वेश्चन आता है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या है? तो भाई सबसे पहले आप ये देखेंगे पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट है, बिजनेस एग्जिट कर रहा है, प्रॉफिट शेयर करने की बात कर रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट म्यूचुअल एजेंसी है। मतलब हर एक पार्टनर एक दूसरे के लिए एजेंट और प्रिंसिपल का काम कर रहा है। एग्रीमेंट, एक बात याद रखना,
अगर आप ये कहते हैं पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ है बिजनेस के तहत, जो भी उन्हें प्रॉफिट मिलेगा आपस में शेयर करने का, तो ये एक प्राइमा फेसी एविडेंस है। लेकिन जहां आपने ये कह दिया कि उस पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी का एलिमेंट्स भी है, तो अपने आप में यह एक कॉन्क्लूसिव एविडेंस के रूप में माना जाता है। पर एक क्वेश्चन कई बार एराइज ये होता है इस संबंध में कि अगर कोई व्यक्ति है, थर्ड पार्टी है, और वो पार्टनरशिप को फर्म को पैसा वगैरह उधार दे रहा है, तो क्या आप उसे एज अ पार्टनर मान सकते हैं? नहीं, उस व्यक्ति को हम पार्टनर नहीं मान सकते हैं। कोई सर्वेंट है जिसे काम करने के बदले में पारिश्रमिक मिल रहा है, क्या उसे पार्टनर माना जा सकता है? नहीं, उसे पार्टनर नहीं माना जा सकता। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बताए गए हैं कि वो यहाँ पार्टनर की भूमिका नहीं रख सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है, मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट की ही बात करूंगी क्योंकि एक्चुअली में इसके काफ़ी सारे लेक्चर्स वगैरह जो हैं वो हो चुकी हैं, इसलिए आज एक कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं हम, इसलिए सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर ही हम आउट करेंगे इसमें। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो बहुत सारे डिफरेंस हमें देखने को मिले हैं। पार्टनरशिप और एसोसिएशन में क्या डिफरेंस है, पार्टनरशिप और क्लब में क्या डिफरेंस है, पार्टनरशिप और को ओनरशिप में क्या डिफरेंस है, पार्टनरशिप और हिंदू अनडिवाइड फैमिली में क्या डिफरेंस है, पार्टनरशिप और कंपनी में क्या डिफरेंस है। पार्टनरशिप ऑफ कंपनी की अगर बात की जाए तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर प्रॉपर्टी को लेकर डिफरेंस आता है, क्योंकि जो पार्टनरशिप होती है ना, उसकी प्रॉपर्टी फर्म की प्रॉपर्टी होती है, पार्टनर्स की प्रॉपर्टी होती है, जॉइंट स्टेट ऑफ पार्टनर्स है। पर कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी की अपनी खुद की एक लीगल स्टेटस होता है, उसकी अपनी खुद की एक सेपरेट प्रॉपर्टी पाई जाती है। यहाँ पर अगर हम ट्रांसफ़र की बात करें तो पार्टनरशिप के अंतर्गत जब ट्रांसफ़र करने की बात आती है इसमें, तो यहाँ पर जो पार्टनर होता है वो सभी पार्टनर्स की सहमति से ही अपने भाग को, अपने हिस्से को ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है, वो आराम से ट्रांसफ़र कर सकता है। और जब आगे आप रीड करेंगे पार्टनरशिप के अंतर्गत ही कि जो ट्रांसफ़र ही होता है, जिसको ट्रांसफ़र करा गया है, उसके ऊपर बहुत सारे फिर रेस्ट्रिक्शन भी लगाए जाते हैं। एक और डिफरेंस आता है कि जो फर्म होती है वो तो अपने पार्टनर्स के बिना कुछ होती ही नहीं है, लेकिन जो कंपनी होती है उसे अपने मेंबर से, शेयर होल्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी रखती है, एक परपेचुअल सक्सेशन होता है उसका। आपने रीड करा था इस संबंध में पार्टनरशिप के अंतर्गत कि पार्टनरशिप में हर एक पार्टनर दूसरे के लिए एजेंट होता है, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता है। लाइबिलिटी की अगर बात करूँ तो पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, और कंपनी में लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर भी होती है, और जिस तरह की कंपनी होती है उस आधार पर लाइबिलिटी तय की जाती है। अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो पार्टनरशिप में मैनेजमेंट का काम कौन करता है, सभी पार्टनर्स या उनके द्वारा तय किया गया कोई पार्टनर मैनेजमेंट संभालता है। पर कंपनी में बाकायदा मैनेजमेंट करने के लिए पोस्टिंग की जाती है, अपॉइंटेड किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इलेक्शन किया जाता है ऑडिटर्स वगैरह एक्सेट्रा का। अगर हम बात करें पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन करवाना पार्टनर्स के ऊपर ऑप्शनल होता है। हाँ, ये अलग बात है कि उसके कुछ रिजल्ट उन्हें बाद में देखने को मिलते हैं, लेकिन जो कंपनी होती है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के तो कंपनी एग्जिस्टेंस में ही नहीं आएगी। एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस पूछा जाता है, पार्टनरशिप और हिंदू अनडिवाइड फैमिली में क्या डिफरेंस होता है। तो भाई सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये मैंने शुरू में भी कहा था, कोई व्यक्ति पार्टनर कब बनता है, जब वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ठीक है, वो माइनर नहीं होना चाहिए, क्योंकि माइनर पार्टनरशिप में सिर्फ और सिर्फ बेनिफिशियरी ही बन सकता है, पार्टनर नहीं बन सकता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें हिंदू अनडिवाइड फैमिली की, तो एक बच्चा जैसे ही जन्म लेता है वो अपने आप ही उस परिवार का मेंबर बन जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें शेयर के मामले में, तो पार्टनर्स के बीच में कौन कितना शेयर लेगा ये एग्रीमेंट तय करता है, लेकिन हिंदू अनडिवाइड फैमिली में कौन कितना शेयर लेगा यह वाली बात फ्लैक्चुएट होती रहती है। अगर हम बात करें क्रिएशन के बारे में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर बेस होती है, जबकि हिंदू अनडिवाइड फैमिली स्टेटस पर बेस होती है। अगर हम यहाँ पर इस संबंध में बात करें तो पार्टनरशिप में हर एक पार्टनर दूसरे के लाइबिलिटी रखता है, लेकिन हिंदू अनडिवाइड फैमिली में लाइबिलिटी कर्ता के ऊपर पाई जाती है। अगर हम बात करें मैनेजमेंट के बारे में, तो पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स मैनेज करने का राइट रखते हैं, पर हिंदू अनडिवाइड फैमिली में सिर्फ कर्ता के पास ही यहाँ पर इस संबंध में राइट होता है फैमिली को मैनेज करने का। अगर हम लाइबिलिटी की बात करें तो
पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, परंतु हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, बाकी मेंबर्स की लाइबिलिटी सिर्फ लिमिटेड पाई जाती है। बहुत सारे प्रकार भी देखने को मिलते हैं हमें पार्टनरशिप के। पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड, पार्टनरशिप एट विल, जनरल पार्टनरशिप एंड पार्टिकुलर पार्टनरशिप। जिसमें से आपसे इस वाली पार्टनरशिप के रिगार्डिंग एक अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्टनरशिप एट विल क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं, अच्छा कोई ऐसी पार्टनरशिप जो कि एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए बनाई गई है, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए बनाई गई है, तो जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है वो पार्टनरशिप भी समाप्त हो जाती है। ऐसी पार्टनरशिप जो किसी एक पार्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई जाती है, जब वो पार्टिकुलर पर्पस कंप्लीट हो जाता है तो वो पार्टिकुलर पार्टनरशिप भी यहाँ पर कंप्लीट मानी जाती है इस संबंध में। ऑन द अदर हैंड जनरल पार्टनरशिप जनरल थिंग्स के लिए बनाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पार्टनरशिप एट विल। कौन सी प्रकार की पार्टनरशिप को पार्टनरशिप एट विल के रूप में जाना जाता है? ऐसी पार्टनरशिप जहां पर पार्टनर्स के द्वारा पार्टनरशिप का कोई ड्यूरेशन तय नहीं करा गया है, उसका डिटर्मिनेशन किस तरह से होगा यह भी तय नहीं करा गया है पार्टनर्स के द्वारा, इस प्रकार की पार्टनरशिप को हम पार्टनरशिप एट विल कहते हैं। और जब भी आप सेक्शन 7 को रीड करें पार्टनरशिप के, आप इसके साथ में सेक्शन 43 को भी रीड कर लीजिएगा, रिजोल्यूशन बाय द नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, कि पार्टनरशिप एट विल को डिसॉल्व कैसे किया जाता है, सेक्शन 43 में बताया गया है। अभी आपने जहां बात करी पार्टनरशिप कितने तरह की होती है, अब हम बात करते हैं पार्टनर्स कितने तरह के होते हैं। एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, इनकमिंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर। जनरली स्पीकिंग एक्टिव पार्टनर कौन होगा? भाई ऐसा पार्टनर जो हर काम में एक्टिवली भाग लेता होगा वो पार्टनर एक्टिव पार्टनर कहलाएगा। स्लीपिंग पार्टनर डोरमेट पार्टनर भी कहा जाता है। ऐसा पार्टनर क्या है? जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है। नॉमिनल पार्टनर कौन होता है? जिसका केवल नाम प्रयोग में आता है, जिसका फर्म में कोई रियल इंटरेस्ट नहीं होता है, जो किसी काम में पार्टनरशिप में पार्टिसिपेट नहीं करता, जिसका केवल नाम चलता है ओनली, उस पार्टनर को आप नॉमिनल पार्टनर कहते हैं। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, ऐसा पार्टनर जो पार्टनरशिप में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए आया होता है, उस पार्टनर को आप पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली कहते हैं। इनकमिंग मतलब किसी का आना, किसी पार्टनर का आना, पर पार्टनरशिप में कोई पार्टनर तभी आएगा जब सभी पार्टनर वहां पर अपनी सहमति देंगे। आउटगोइंग पार्टनर मतलब किसी पार्टनर का जाना, जब कोई पार्टनर जा रहा है, आउटगोइंग पार्टनर हो रहा है, तो जिस दिन वो गया उस दिन से उसकी लायबिलिटी भी खत्म होनी चाहिए, पर अगर उसके द्वारा पब्लिक नोटिस नहीं जारी किया गया है तो फिर उसकी लायबिलिटी आगे भी बनी रहेगी। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को पार्टनर के रूप में रिप्रेजेंट करता है या फिर ऐसे होने को स्वीकार करता है और इस बात पर विश्वास करते हुए थर्ड पार्टी यहाँ पर उस फर्म को क्रेडिट करती है, तो इसे कहते हैं हम पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तब वो व्यक्ति जिसने खुद को पार्टनर कहलवाना स्वीकार किया था, जिसने खुद को पार्टनर के रूप में रिप्रेजेंट किया था, अब वो व्यक्ति पार्टनर बाय होल्डिंग आउट के रूप में माना जाएगा। और इसी नियम को बताया गया है सेक्शन 28 के अंतर्गत। रिलेशन क्या होता है एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर से? भाई जनरल स्पीकिंग सबसे पहले अगर हम बात करें पार्टनर्स के राइट एंड ड्यूटीज कैसे तय किए जाएंगे, या तो पार्टनर्स के राइट एंड ड्यूटीज कैसे तय किए जाएंगी। जनरल स्पीकिंग बात है, यदि पार्टनर्स चाहें तो आपस में मिलकर इस संबंध में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कोई, और अपने राइट एंड ड्यूटीज तय कर सकते हैं। सेक्शन 11 में इसमें बहुत क्लियरली बताया गया है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट उन सभी पार्टनर्स की सहमति पर ही बनाया जाता है, और जब उनको सही लगे वो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट में चेंज भी कर सकते हैं। ये ठीक है। आपको याद होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 27 क्या कहता है? रेस्ट्रेंट इन ट्रेड, किसी व्यक्ति को व्यापार करने से रोकना। इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में क्या होता है? वॉइड माना जाता है। लेकिन
इसके कुछ अपवाद भी थे, इसके कुछ एक्सेप्शन भी थे, जिसमें से एक एक्सेप्शन आता है सेक्शन 11 का सब क्लोज 2, जिसमें बताया गया है कि सभी पार्टनर्स मिलकर आपस में इस बात को सहमत हो रहे हैं कि जब तक वो पार्टनरशिप में हैं, जब तक वो पार्टनर हैं, तब तक वो कोई अन्य व्यापार नहीं करेंगे। तो यह सेक्शन 27 के एक्सेप्शन के रूप में भी है और अपने आप में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी माना जाएगा। भाई अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया अभी पार्टनर्स अगर चाहें तो अपने राइट एंड ड्यूटीज बाय कॉन्ट्रैक्ट भी तय कर सकते हैं, पर अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके ड्यूटीज, उनके ऊपर कौन से राइट्स एप्लीकेबल होंगे जो इस पार्टनरशिप एक्ट में बताए गए हैं। कौन कौन सी ड्यूटीज उनके ऊपर एप्लीकेबल होंगी? सबसे पहले बात आती है जनरल ड्यूटीज, जो कि सेक्शन 9 में बताया गया है। हर पार्टनर की कुछ जनरल ड्यूटीज यहाँ पे तय कर दी गई हैं। यहाँ पे तय कर दिया गया है पार्टनर्स के लिए कि भाई आप जो बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस के जो पार्टनरशिप का आपका बिजनेस है, आप उसके कॉमन एडवांटेज के लिए काम करिए। आप सभी पार्टनर्स के लिए कैसे रहिए? फेथफुल रहिए। कोई बात एक दूसरे से छुपाइए मत। पार्टनर्स के जो भी आपके फर्म के अकाउंट्स वगैरह हैं उनको सही रखिए। जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह आपके पास में है आप उसको अन्य पार्टनर्स को भी प्रोवाइड करवा दीजिए। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज बाय द फ्रॉड, सेक्शन 10। अगर कल को ऐसा होता है कि फर्म को लॉस पहुंचता है, किसी पार्टनर की ड्यूटी की बात हम कर रहे हैं कि हर एक पार्टनर की ड्यूटी होती है कि वो अपने काम को सही तरीके से करे, लेकिन अगर कोई पार्टनर फ्रॉड करता है जिस वजह से फर्म को लॉस पहुंचता है, तो ऐसे में अब यहाँ पर हर एक पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि वो अपने काम को सही से करे, अपने काम में फ्रॉड ना करे। और अगर ऐसा करने की वजह से फर्म को लॉस होता है तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो फर्म को इंडेमनीफाई करे। अगर उसने कोई फ्रॉड करा है इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, फर्म को लॉस पहुंच रहा है इस संबंध में, उसकी ड्यूटी है फर्म को इंडेमनीफाई करे। ड्यूटी इन रिलेशन टू कंडक्ट ऑफ बिजनेस, सेक्शन 12 सब क्लोज बी, सेक्शन 12 सब क्लोज सी भी हम समझा देंगे। हर एक पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि आपका जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसे आप किस तरह से हैंडल करें, डिलीजेंटली, एक्टिवली अपने काम को आप करें। एक और यहाँ पे आप समझ सकते हैं सेक्शन 12 सब क्लोज सी यहाँ पर ये बात करता है कि अगर पार्टनर्स के बीच में किसी बात को लेकर कोई डिस्प्यूट्स हो जाता है, कोई डिफरेंसेस क्रिएट हो जाता है, तो पार्टनर्स उस डिफरेंसेस को किस आधार पर तय कर सकते हैं। अगर वो डिस्प्यूट एक जनरल डिस्प्यूट है, तो फिर ऑर्डिनरी मैटर का डिस्प्यूट है, तो फिर यहाँ पर सभी पार्टनर्स आपस में बाय मेजॉरिटी प्लस गुड फेथ में उस डिफरेंसेस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर वो जो मैटर है वो नेचर ऑफ बिजनेस से रिलेट करता है, तब वहाँ पर ऐसे डिफरेंसेस को सॉल्व आउट करने के लिए सभी पार्टनर्स की सहमति आवश्यक मानी जाएगी। एक और ड्यूटी आती है सेक्शन 30 सब क्लोज एफ के अंतर्गत। हर एक पार्टनर की यह ड्यूटी बनती है कि उसके द्वारा जब भी अपनी तरफ से बिजनेस और फर्म किया जा रहा है तब उस कामों को सही तरीके से करे। लेकिन अगर ये पता चलता है कि उसके द्वारा जानबूझ के नेग्लिजेंसी काम किया जा रहा है जिस वजह से फर्म को लॉस हो रहा है, तो यहाँ उसकी ड्यूटी बनेगी कि वो फर्म को इंडेमनीफाई करे। एक और ड्यूटी बनती है यहाँ पर सेक्शन 60 सब क्लोज ए के अंतर्गत पार्टनर्स की कि जो फर्म की प्रॉपर्टी होती है उससे पर्सनल प्रॉफिट आप रिसीव नहीं कर सकते हैं, और भी ऐसे कई कारण बताए गए हैं। पार्टनर की ड्यूटी बनती है यहाँ पर कि वह फर्म के ट्रांजेक्शन से कोई पर्सनल प्रॉफिट रिसीव ना करे, फर्म की प्रॉपर्टी का उपयोग फर्म के लिए करे, अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए ना करे, फर्म के बिजनेस कनेक्शन का उपयोग या फर्म के नाम का उपयोग अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए उसे नहीं करना चाहिए, अदरवाइज उसे वो प्रॉफिट फर्म को वापस करना होगा। एक और ड्यूटी बनती है पार्टनर की सेक्शन 16 के सब क्लोज बी के अंतर्गत। यह ड्यूटी बनती है पार्टनर की कि जब तक वो पार्टनरशिप में है तब तक यहाँ पर वो पार्टनरशिप बिजनेस के बराबर का कॉम्पिटेंट बिजनेस नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो उस कॉम्पिटेंट बिजनेस से उसे जो भी लाभ मिल रहा है, जो भी प्रॉफिट उसे मिल रहा है, वो उसे अपनी फर्म को वापस करना होगा।
एक और ड्यूटी बनती है पार्टनर्स की सेक्शन 15 के तहत, यहाँ पर ड्यूटी टू हेल्ड एनी यूज्ड और प्रॉपर्टी ऑफ फर्म। यहाँ पर इस संबंध में ड्यूटी बनती है पार्टनर्स की कि जो फर्म की प्रॉपर्टी है उसका एक्सक्लूसिवली प्रयोग, उसका केवल और केवल प्रयोग फर्म के कामों के लिए होना चाहिए, बिजनेस और फर्म के लिए होना चाहिए। ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट इक्वली टू द लॉ सेक्शन 13 सब क्लोज बी के अंतर्गत, यहाँ पर आप इसे ड्यूटी के रूप में भी समझ सकते हैं। जनरल स्पीकिंग यही मान के चला जाता है कि जहाँ पार्टनर्स आपस में यह कह रहे हैं कि उनके द्वारा जो बिजनेस किया जाएगा उस बिजनेस में जो भी उनको बेनिफिट मिलेगा वो उसको आपस में शेयर करने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर लॉसेस भी उसमें इंक्लूडेड माना जाता है। अभी तक हमने बात करी कि जो पार्टनर्स के राइट एंड ड्यूटीज़ हैं वो कैसे तय होंगे। अगर पार्टनर्स चाहें तो एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सेक्शन 11 के तहत बताया गया है। अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं तो फिर जो पार्टनरशिप एक्ट में राइट्स बताए गए हैं, ड्यूटीज़ बताई गई हैं, वो उनके ऊपर एप्लीकेबल माने जाएंगे। जहाँ पार्टनर्स के ऊपर बहुत सारी ड्यूटीज़ एप्लीकेबल करी गई हैं, वहीं पर उनके ऊपर राइट्स भी एप्लीकेबल करे गए हैं। राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस सेक्शन 12 सब क्लोज ए के अंतर्गत, हर एक पार्टनर का ये राइट पाया जाता है कि जो उनके पार्टनरशिप का बिजनेस है वह उसमें पार्टिसिपेट करने का राइट रखता है। जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बना के इनको अलग ना कर दिया जाए या कोई और कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से कोई और बात तय ना कर ली जाए, तब तक यही वाले जो राइट्स बताए गए हैं इनको इन्फोर्सेबल किया जाएगा। इसमें सेक्शन 12 सब क्लोज डी के अंतर्गत हर एक पार्टनर के पास ये राइट पाया जाता है कि उनके पार्टनरशिप बिजनेस के तहत जो भी उनके अकाउंट्स वगैरह हैं वहाँ तक वो आराम से पहुँच सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं और कॉपी भी ले सकते हैं। सेक्शन 13 का सब क्लोज बी भी एक राइट के रूप में आता है। हर एक पार्टनर का यहाँ पे राइट पाया जाता है कि जो भी उनको बिजनेस कर रहे हैं उसके तहत जो भी उन्हें प्रॉफिट मिले, जनरल स्पीकिंग, वो उसको आपस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। राइट टू टेक इंटरेस्ट रिलेटेड सेक्शन 13 सब क्लोज सी, सेक्शन 13 सब क्लोज डी, सेक्शन 13 सब क्लोज सी, वेयर अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल सब्सक्राइब बाय हिम। अगर जहाँ पर पार्टनर के द्वारा कोई भी कैपिटल पार्टनरशिप में लगाई गई है तो वो एंटाइटल है कि वहाँ पर वो उस संबंध में उन प्रॉफिट्स में से इंटरेस्ट उस पर रिसीव कर सकता है। सेक्शन 13 सब क्लोज डी यहाँ पर यह कहता है अ पार्टनर मेकिंग फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एनी पेमेंट और एडवांस बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ कैपिटल, किसी पार्टनर के द्वारा अमाउंट ऑफ कैपिटल के अलावा भी अगर कोई पेमेंट वगैरह पार्टनरशिप पर्पस के लिए लगाया गया है तो यहाँ पर वो एंटाइटल है कि वो उस अमाउंट के ऊपर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रिसीव कर सकता है। पार्टनर के पास में यह राइट पाया जाता है कि वो फर्म से क्षतिपूर्ति रिसीव कर सकता है। सेक्शन 13 के सब क्लोज ई में यह बताया गया है कि अगर किसी पार्टनर के द्वारा अपना काम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, सेक्शन 13 के सब क्लोज ई में बताया गया है कि अगर किसी पार्टनर के द्वारा अपना कोई काम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस किया जा रहा है और उस काम को करते समय उसे किसी प्रकार का कोई लॉस पहुंचता है या फिर उसने कोई ऐसा इमरजेंसी वर्क किया है जो उसने फर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए करा है, तब इस दौरान अगर उसे कोई भी क्षति पहुंचती है, कोई लॉस पहुंचता है, तो इसकी भरपाई के लिए वो फर्म को लायबल कर सकता है। राइट टू रिसीव रेम्यूनिएशन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कोई पार्टनर पारिश्रमिक भी लेने का अधिकारी है? तो जनरल स्पीकिंग इससे रिलेटेड सेक्शन आता है। और एक बात याद रखना, यहाँ पर एक नियम बनाया गया है कि अगर पार्टनर्स के द्वारा बाई कॉन्ट्रैक्ट यह तय करा गया है तो ही यहाँ पर वो पारिश्रमिक ले सकता है, अदरवाइज वो पारिश्रमिक लेने के लिए एंटाइटल नहीं माना जाता है। पार्टनर्स का एक राइट यहाँ पर यह भी पाया जाता है कि पार्टनरशिप बिजनेस में जब भी कोई मैटर क्रिएट होता है, डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, तो पार्टनर्स के पास ये राइट होता है कि वो उस मसले पर अपनी राय प्रकट कर सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। अगर कोई जनरल मैटर है, मैंने अभी बताया था, तो उसे किस तरह सॉल्व किया जाएगा? बाय मेजॉरिटी विथ गुड फेथ। और अगर नेचर ऑफ बिजनेस का मामला है तो उसको क्या सॉल्व किया जाएगा? कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। अब हम यहाँ पर बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, इम्प्लाइड ऑथोरिटी के बारे में अब हम बात करेंगे। हमने यह जाना था कि पार्टनरशिप के अंतर्गत जो एसेंशियल बताए गए हैं उसका एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल होता है कि हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए प्रिंसिपल और एजेंट की भूमिका रखता है। सेक्शन 19 को समझना, जो कि इम्प्लाइड ऑथोरिटी से रिलेट करती है।
जब कोई पार्टनर कोई काम करता है और वो काम उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस करा है, वहाँ पर उसने फर्म का नाम प्रयोग करा है, उसका इंटेंशन फर्म को बाउंड करने का है। अब यहाँ पर उसके द्वारा किए गए कामों से बाकी जितने भी पार्टनर्स होंगे वो इसमें लाइबल माने जाएंगे। जब भी आप सेक्शन 19 का सबसेक्शन 1 रीड करेंगे तब आप इसको सेक्शन 22 के तहत यहाँ पर रीड करेंगे। सेक्शन 22 के अंतर्गत जिसमें ये बताया गया है कि आप कैसे कह सकते हैं कि किसी पार्टनर ने जो काम किया है उससे बाकी सब पार्टनर्स भी लाइबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखा जाएगा कि जिस पार्टनर ने जो काम किया है वो उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस करा है, उसने यहाँ पर फर्म का नाम प्रयोग करा है, अपना पर्सनल नाम प्रयोग नहीं करा उसने। उसका इंटेंशन साफ पता चल रहा है फर्म को बाउंड करने का है, तब यहाँ पर इम्प्लाइड ऑथोरिटी का नियम एप्लीकेबल कर जाएगा। लेकिन ये इम्प्लाइड ऑथोरिटी के नियम पर भी कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि पार्टनर ने कोई भी काम कर दिया और सारे पार्टनर्स अपने आप लाइबल हो जाएंगे, नहीं, कुछ रेस्ट्रिक्शन भी इसके ऊपर लगाए जाते हैं जो दो तरीके से होते हैं। एक रेस्ट्रिक्शन होता है जो लॉ की तरफ से लगाया जाएगा, सेक्शन लिख रहा है, और एक रेस्ट्रिक्शन होता है जो पार्टनर्स बाय एग्रीमेंट लगाते हैं। सेक्शन 19 का सब क्लॉज 2 जो है वो इसी के बारे में बात करता है। लॉ की तरफ से, विधि की तरफ से बता दिया गया है कि अगर इन कामों को जो सेक्शन 19 के सबसेक्शन 2 में दे रखे गए हैं, अगर इन कामों को किसी पार्टनर ने किया तो इम्प्लाइड ऑथोरिटी के नाम पर वो अदर पार्टनर्स को लाइबल नहीं कर सकता है। जैसे कि सबमिट डिस्प्यूट ऑफ फर्म टू आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर के पास में जाकर जो फर्म का डिस्प्यूट चल रहा था उसको आर्बिट्रेटर के पास जाके सबमिट कर दिया इसने। ऐसा नहीं है कि अब बाकी सब पार्टनर्स अपने आप लाइबल हो जाएंगे उसके काम से। बैंक अकाउंट खोलना अपने नाम से, कंप्रोमाइज और relinquishes एनी क्लेम, विड्रॉ अ सूट, एडमिट एनी लाइबिलिटी इन अ सूट अगेंस्ट हिम, एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू फर्म, एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म। तो यह कुछ उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं इस संबंध में। वहीं पर कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शन हैं जो कि पार्टनर्स द्वारा लगाए जाते हैं। पार्टनर्स अगर चाहें तो बाय एग्रीमेंट इस प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे कि ABC 3 पार्टनर हैं, यहाँ पर इन तीनों ने मिलकर यह तय करा कि ए के द्वारा पैसा उधार नहीं लिया जाएगा। इनका काम क्या था? पैसा उधार लेना। पर इन्होंने यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया ए के ऊपर कि ए पैसा उधार नहीं लेगा। ए थर्ड पार्टी के पास गया और थर्ड पार्टी से जाकर उसने पैसा उधार लिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज ये होता है, क्या थर्ड पार्टी लाइबल होगी? अगर ये साबित कर दिया गया कि थर्ड पार्टी इस बात को जानती थी, थर्ड पार्टी को इस बात की नॉलेज थी, जानकारी थी कि यह जो व्यक्ति पार्टनर आया है ए, उस पर फर्म ने रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है पैसा उधार लेने का, तो फिर फर्म लाइबल नहीं होगी। लेकिन इसके विपरीत अगर थर्ड पार्टी ने यह साबित कर दिया कि वो इस बारे में नहीं जानता था, तब यहाँ पर उसने पैसा उधार दिया है ये समझते हुए कि वो तो उसका राइट है, तब यहाँ पर अब फर्म लाइबल मानी जाएगी। पार्टनर्स ऑथोरिटी इन एन इमरजेंसी, भाई पार्टनर के द्वारा कोई काम कराया गया इमरजेंसी में, और जिससे पार्टनर्स जो था उसने वो काम इस तरह से करा इमरजेंसी में ताकि उस फर्म को प्रोटेक्ट होने से बचाया जा सके, ऑर्डिनरी लेवल पे करा है उसने, फर्म लाइबल मानी जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की अब हम बात करेंगे इसमें, क्या माइनर पर्सन जो है, जो माइनर पर्सन है, क्या वो बेनिफिशियरी बनेगा या पार्टनर बनेगा? सेक्शन 30 इसी के बारे में बात करता है। आपको मैंने शुरुआत में भी कहा था कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर बेस होती है, स्टेटस पर बेस नहीं होती। कोई भी व्यक्ति जो पार्टनर बन रहा है, कोई भी व्यक्ति जो पार्टनर बन रहा है उसके लिए ज़रूरी होना चाहिए कि वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। इसलिए सेक्शन 30 यहाँ पे साफ कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो कि माइनर पर्सन है वो पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन हाँ उसको बेनिफिशियरी जरूर बनाया जा सकता है पार्टनरशिप में, और सभी पार्टनर्स की रजामंदी से ही ऐसा किया जा सकता है सब। अगर कोई माइनर बेनिफिशियरी बन रहा है तो उसके राइट्स क्या होंगे?
उसको प्रॉपर्टी में प्रॉफिट वगैरह मिलेगा जितने के लिए पार्टनर्स उसको देने को एग्रीड होंगे। जो भी फर्म के अकाउंट्स वगैरह होंगे उनको आराम से वो देख सकता होगा, कॉपी कर सकता होगा, इंस्पेक्ट कर सकता होगा। केवल उसके शेयर लायबल माने जाएंगे, वो पर्सनली लायबल नहीं माना जाएगा। अब इसका पूरा एक प्रोसेस बताया गया है सॉरी अब इसका पूरा एक प्रोसेस बताया गया है। अगर कोई माइनर पर्सन है, वो बेनिफिशियरी के रूप में आ चुका है पार्टनरशिप में, कल को जब वो मेजर हो जाएगा, तब मेजर होने के बाद में उसके पास राइट आता है कि वो पार्टनरशिप में पार्टनर के रूप में आना चाहता है या नहीं आना चाहता है। जिस वक्त वो मेजर हुआ है या जिस वक्त उसको जानकारी प्राप्त हुई है इस बारे में, तब से 6 महीने के भीतर उसे इस बात का फैसला करना है कि वो पार्टनर बनना चाहता है या फिर नहीं बनना चाहता है। अगर 6 महीने बीत जाने के बाद भी वो कोई रेस्पॉन्स नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली माना जाएगा कि उसने इसको स्वीकार कर लिया है। उसे यहाँ पर एक नोटिस देना होता है कि वो इस बात को क्या चाहता है, वो पार्टनर बने रहना चाहता है या पार्टनर बने हुए वो नहीं रहना चाहता है। अगर वो खुद को पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट कर लेगा तो उसके बहुत सारे अब राइट्स यहाँ पर एराइज हो जाते हैं। अब वो यहाँ पर पर्सनली लायबल माना जाएगा और उसके शेयर प्रॉफिट हो ही रहता है उसका, जितने के लिए शुरू में पार्टीज वहाँ पर एग्रीड कर गए थे उस संबंध में। अब क्वेश्चन एराइज होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर किसे कहते हैं, यानी कि इनकमिंग पार्टनर कौन होता है। सेक्शन 31 में बताया गया है, मैंने शुरू में ही बताया था आपको, कोई भी पार्टनर जब एंटर करता है ना पार्टनरशिप में, सभी पार्टनर्स की सहमति से ऐसा होगा। कोई पार्टनर जो पार्टनरशिप में आता है तो उसकी लायबिलिटी कितनी होगी। बहुत सिंपल सी बात है मैम, जिस दिन से वो आया है तब से उसकी लायबिलिटी मानी जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, अगर वो यहाँ इस संबंध में यह स्वीकार करता है जो इनकमिंग पार्टनर है कि वो इस पार्टनरशिप फर्म के पहले के कामों के लिए भी लायबिलिटी स्वीकार करना चाहता है, तो वो पहले के लिए भी लायबल हो सकता है। और जनरल स्पीकिंग जिस दिन वो आया है तब से ही वो लायबल माना जाता है। कोई पार्टनर पार्टनरशिप से कब रिटायर हो सकता है, जब सब पार्टनर्स इस बात के लिए सहमत हो जाएं कि अब इस व्यक्ति को रिटायर हो जाना चाहिए पार्टनरशिप में से, या फिर पार्टनर्स के बीच में इस बात के लिए एक्सप्रेस एग्रीमेंट हुआ है, या फिर कोई पार्टनर अपनी इच्छा से खुद पार्टनरशिप से अलग होना चाहता है। अगर कोई पार्टनर आउटगोइंग पार्टनर बन चुका है, अब उसकी लायबिलिटी कितनी होगी। जो उसने काम किए थे जब तक वो पार्टनर था, उस काम तक के लिए वो लायबल होगा, बात के लिए क्यों लायबल माना जाएगा वो। लेकिन पब्लिक नोटिस देना बहुत ज़रूरी है। अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं जारी करा इस संबंध में, तो भाई जिस दिन वो रिटायर हुआ था ना, उसके बाद के कामों के लिए भी उसको लायबल माना जाता रहेगा। एक्सपल्सन ऑफ पार्टनर क्या होता है, मतलब किसी पार्टनर को निकाल दिया जाना। अब किसी पार्टनर को जब पार्टनरशिप से निकाला जा रहा है बाई मेजॉरिटी, 5 पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर इस बात के लिए तय हो गए कि इस वाले पार्टनर को यहाँ से निकाल दिया जाए बाई मेजॉरिटी, पर गुड फेथ में ऐसा होना चाहिए। गुड फेथ में होना चाहिए मतलब जिस पार्टनर को निकाले जाने की बात हो रही है वहाँ पर पार्टनरशिप इंटरेस्ट में ऐसा करना ज़रूरी है। उस पार्टनर को नोटिस दिया गया था, उसको भी सुनवाई का अवसर दिया गया था इस संबंध में एक बार, तभी यहाँ पर इसको एक वैलिड एक्सप्रेशन ऑफ पार्टनर के रूप में स्वीकार किया जाएगा। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है, अगर कोई पार्टनर कोर्ट के द्वारा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है, तो इसका क्या रिजल्ट होगा। सबसे पहली बात तो ये, अगर कोई पार्टनर जैसे ही इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ, अब वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं रह जाएगा। और इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका सेक्शन 34 इसी बारे में बात करता है। जो उस पार्टनर की संपत्ति है, जो उस पार्टनर की स्टेट है, वो जिस दिन वो पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ है तब से अब उसकी जो संपत्ति है फर्म में, वो फर्म के कामों के लिए लायबल नहीं मानी जाएगी। और उस पार्टनर के द्वारा जिस दिन वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ है, उस दिन के बाद से जो भी उसने काम करेगा वो उसके लिए फर्म लायबल नहीं मानी जाएगी। अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो उसकी संपत्ति की लायबिलिटी किस हिसाब से तय की जाएगी। सेक्शन 35 इसी बारे में बात करता है। अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो उसके मरने के बाद से उसकी संपत्ति फर्म के कामों के लिए लायबल नहीं मानी जाएगी। आउटगोइंग पार्टनर अभी हमने रीड करा था, कोई पार्टनर है जो पार्टनरशिप में अब नहीं रह गया है, जा चुका है पार्टनरशिप से, कि राइट्स क्या।
क्या उसके पास ये राइट नहीं आना चाहिए कि अब वो पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट कर दे? कॉम्पिटेंट बिजनेस क्या वो स्टार्ट नहीं कर सकता है वो यहाँ पर अब? क्योंकि नियम तो यही था ना पार्टनरशिप के तहत कि जब तक वो पार्टनर है तब तक वो पार्टनरशिप बिजनेस में ही रहेगा, इसके अलावा कोई और बिजनेस नहीं कर सकता, कॉम्पिटेंट बिजनेस नहीं कर सकता। पर अब तो वो ऐसा कर सकता है ना। इसके तहत भी यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शन है जो आपको इसमें देखने पड़ेंगे। माना कि अब वो आउटगोइंग पार्टनर बन चुका है, लेकिन माना कि उसके पास राइट आ चुका है कि वो पार्टनरशिप फर्म के कॉम्पिटेंट बिजनेस ला सकता है, लेकिन उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन है। वो फर्म का नाम प्रयोग नहीं करेगा, वो खुद को फर्म के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नहीं दिखाएगा, वो फर्म के जो भी क्लाइंट्स हैं उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश नहीं करेगा। इस समय रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज, अभी हमने शुरू में आपको बताया था इस संबंध में सेक्शन 18 भी इसी के बारे में बात करता है कि कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए किस तरह काम करता है। हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए एजेंट और प्रिंसिपल में काम करता है। सेक्शन 19 इम्प्लाइड अथॉरिटी को रिलेट करता है। ये सब हो चुका है। हाँ, हम यहाँ से बात करेंगे इसमें अब इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय पार्टनर्स। बहुत सिंपल एक एग्जाम्पल समझिए। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनके द्वारा मोटरसाइकिल के पार्ट्स वगैरह बनाए जाते। थर्ड पार्टी सी ए के पास गई, उसने कहा उसे कोई अच्छे मोटरसाइकिल के पार्ट्स वगैरह दिखाइए। अब ए ने उसके सामने एक स्टेटमेंट बनाया कि आप इस फला मोटरसाइकिल के पार्ट्स देखिए, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, जैसे उसने स्टेटमेंट बनाया, जैसे ही उसने ये एडमिट करा, यहाँ पर ये एडमिट अपने आप ही दूसरे पार्टनर के ऊपर भी एप्लीकेबल हो चुका है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बनाया गया था, दूसरा पार्टनर भी अपने आप इससे लाइबल माना जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, अगर कोई एक्टिव पार्टनर है, कोई ऐसा पार्टनर है जो कि ज़्यादातर उस पार्टनरशिप के नोटिस वगैरह जो भी आते हैं वो रिसीव करता है, तो भाई अगर थर्ड पार्टी से कोई नोटिस आया जो उसी पार्टनर को मिला है जो एक्टिव पार्टनर है, जो ज़्यादातर इस तरह के नोटिस रिसीव करता है, तो ये क्या माना जाए? सेक्शन 24 यहाँ पर यही कहता है, तो यहाँ पर यही माना जाएगा कि नोटिस डायरेक्टली फ्रम को जा चुका है। अब फ्रम अपने डिफेंस में क्या कह सकती है? फ्रम अपने डिफेंस में ये कह सकती है कि जिस पार्टनर को नोटिस दिया गया था उसने जानबूझ के छुपाया है या फ्रॉड करा है। अदरवाइज जनरल स्पीकिंग तो यही माना जाता है कि अगर नोटिस ऐसे पार्टनर के पास गया है जो एक्टिव पार्टनर था, जो ज़्यादातर इस तरह के डील्स करता था मामलों को, तो फिर यही माना जाएगा कि नोटिस डायरेक्टली फ्रम को जा चुका है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो पार्टनर होते हैं ना, उनकी लाइबिलिटी कैसे बनती है फ्रम के लिए? जब तक वो पार्टनर्स हैं वो जॉइंटली और सेवरली दोनों तरीके से लाइबल हो। लाइबिलिटी ऑफ फ्रम फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ पार्टनर, भाई बहुत सिंपल सी बात है, फ्रम की लाइबिलिटी की बात हो रही है। अब समझ लो, अब लाइबिलिटी किसकी बनेगी? फ्रम की बनेगी। कल को पता चला कि फ्रम के किसी पार्टनर ने रॉन्गफुल एक्ट करा है इन द रिलेशन ऑफ बिजनेस, थर्ड पार्टी को लॉस हो गया है, फ्रम कहाँ तक लाइबल होगी? फ्रम वहीं तक लाइबल होगी जहाँ तक वो पार्टनर लाइबल होता। सेक्शन 27, अब एक बात समझना, कल को अगर ये पता चलता है इस संबंध में कि जो फ्रम है उसके पास में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के तहत पैसा आया है, फ्रम की कस्टडी में वो पैसा है, किसी पार्टनर ने जानबूझकर उस पैसे को मिस अप्लाई कर लिया है, या फिर ये पता चलता है पार्टनर के द्वारा कोई पैसा थर्ड पार्टी से रिसीव करा गया इन कोर्स ऑफ बिजनेस और उस पार्टनर ने उस पैसे को मिस अप्लाई कर लिया है, फ्रम की लाइबिलिटी फ्रम लाइबल होगी। होल्डिंग आउट का सिद्धांत क्या है? मैंने अभी आपको सेक्शन 28 के तहत बता दिया था इसे। हाँ, आपको शुरू में याद होगा हमने बताया था डिफरेंसेस के लिए, हमने बताया था यहाँ पर डिफरेंसेस में कि अगर पार्टनरशिप और कंपनी में डिफरेंस पाया जाता है, कंपनी में जो शेयर होल्डर है अपने ट्रांसफर कर सकता है शेयर को बिना किसी परेशानी के, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 29 यहाँ पर ये बात करता है कि जब वो अपने राइट्स जो है यहाँ पर इस संबंध में, जब अपना इंटरेस्ट पार्टनर ट्रांसफर कर रहा है ट्रांसफरी को, उसके क्या राइट्स हैं? पर रेस्ट्रिक्शन बहुत सारी हैं। सेक्शन 29 यही बात करता है। ट्रांसफर का मतलब, ट्रांसफर का मतलब क्या है यहाँ पर? चाहे तो एब्सोल्युटली ट्रांसफर कर रहा है वो अपने राइट्स को, मोर्गेज कर रहा है या चार्ज कर रहा है, कुछ भी किस तरह से भी वो अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर रहा है।
तो जो ट्रांसफरी होगा ना, जब तक फ्रम है तब तक वो इंटरफेयर नहीं कर सकता पार्टनरशिप बिजनेस में, अकाउंट्स रिक्वायर नहीं कर सकता, इंस्पेक्ट नहीं कर सकता बुक्स ऑफ फ्रम, ये रेस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर। पर कुछ तो उसको भी बेनिफिट मिलेगा। ओनली टू रिसीव द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ ट्रांसफरिंग पार्टनर, ट्रांसफरी शैल एक्सेप्ट अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट अकाउंट टू एग्री टू पे द टू बाय द पार्टनर्स। बस ये उसका राइट है, जब तक कि फ्रम कंटिन्यूअस है तब। जिस वक्त फ्रम डिसॉल्व हो रही है, अब उस ट्रांसफरी के राइट्स एकदम एराइज हो जाएंगे। अब जिस वक्त फ्रम डिसॉल्व हो रही है ना, उसके राइट्स क्या हो जाएंगे? टू रिसीव द शेयर ऑफ द एसेट ऑफ द फ्रम टू विच ट्रांसफरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनिंग दैट शेयर टू एन अकाउंट एज फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। ये उसके राइट्स हैं जो अपने आप ही फ्रम के डिसॉल्व होती अपने आप एराइज हो गई हैं। अभी बताया था। माइनर क्या है? माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, वो सिर्फ बेनिफिशियरी बनेगा। और उसके क्या राइट्स होंगे? और एक बात और, माइनर है, बेनिफिशियरी बनेगा, ठीक है, पर कल को जब मेजर हो गया तो कितने समय के भीतर इन्फॉर्म कर देगा वो? आंसर बताना कमेंट बॉक्स में, कितने समय के भीतर वो इन्फॉर्म करेगा वहाँ पर इस संबंध में। फ्रम कब डिसॉल्व हो सकती है? डिसॉल्व का मतलब क्या है? फ्रम के पार्टनर्स के बीच में जो पार्टनरशिप रिलेशनशिप है वो खत्म हो जाएगा। क्या कारण हो सकते हैं? बहुत सिंपल सी बात है, सेक्शन 39 में मीनिंग हो गया। सेक्शन 40 के अंदर बात करें, पार्टनर्स ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया है, कोई कलेश की बात नहीं है, पार्टनर्स ने एग्रीमेंट कर लिया, वो अपनी पार्टनरशिप को ख़त्म करना चाहते हैं इस संबंध में। कई बार ऐसा होता है, ऐसी सरकमस्टांसेस कई बार एराइज हो जाती हैं कि ना चाहते हुए भी पार्टनर्स कंट्रोल नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते अब इस चीज़ को, पार्टनरशिप ख़त्म होगी ही होगी। दो पार्टनर थे, एक इंसॉल्वेंट हो गया, दो पार्टनर थे, एक मर गया, पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी। पार्टनरशिप जिस पर्पस के लिए की थी वो पर्पस आगे जाके अनलॉफुल हो गया। पर इसमें भी एक नियम याद रखना, सपोज करो जो पार्टनर्स थे उन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया, उनका पर्पस क्या थे? बहुत सारे उनके पर्पस, ठीक है, उसमें से केवल एक या दो पर्पस ही उनके अनलॉफुल डिक्लेयर हुए हैं, बाकी सब सही हैं। तो वो एक या दो को छोड़कर फ्रम आगे कंटिन्यूस होती रहेगी। कई बार ऐसा होता है, कुछ घटनाओं के घटित होने पर, कुछ कंडीशन के होने पर, हैपनिंग, फ्रम डिसॉल्व हो सकती है अगर पार्टनर्स चाहें तो। सेक्शन 42 यही बताता है, पार्टनर्स के द्वारा एक टाइम पीरियड फिक्स कर लिया गया था, टाइम पीरियड खत्म हो गया, पार्टनर्स अगर चाहें तो फ्रम खत्म कर सकते हैं या चाहें तो कंटिन्यूस कर सकते हैं। जिस पर्पस के लिए बनाया गया था वो पर्पस खत्म हो गया, चाहें तो खत्म कर दें, चाहें तो उसमें एडिशन कर लें उस संबंध में। 4 पार्टनर थे, सपोज करो, एक पार्टनर मर गया, 3 पार्टनर उसको कंटिन्यूस कर सकते हैं। कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, बाकी अगर चाहें तो फिर उस पार्टनरशिप फ्रम को कंटिन्यूस कर सकते हैं। तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करके कुछ भी तय कर सकते हैं इस संबंध में, याद होगा अभी बताया था। पार्टनरशिप एट विल सेक्शन 7 में बताया गया है, और सेक्शन 7 जब भी रीड करो सेक्शन 43 उसके साथ रीड करना। अगर पार्टनर्स के बीच में जो पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप एट विल पर बेस है, जो पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप है, अगर वो पार्टनरशिप एट विल पर बेस पाई जा रही है, तो जो भी पार्टनर अगर चाहे तो इस प्रकार की पार्टनरशिप को कैसे ख़त्म करवाएगा? सामने वाले पार्टनर को वो एक रिटन फॉर्मेट में नोटिस भेजेगा और उस नोटिस में एक डेट मेंशन कर देगा कि इस तारीख से वो पार्टनरशिप एट विल ख़त्म करवा रहा है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कोर्ट की तरफ से अभी पार्टनरशिप को डिसॉल्व किया जा सकता है? सेक्शन 44 में यही बताया गया है, और इस संबंध में इसके आधार भी बताए गए हैं कि पार्टनरशिप को किन आधारों पर डिसॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहला इसमें आएगा, अगर कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो चुका है तो फिर कोई अन्य पार्टनर या फिर उसके बिहाफ पर नेक्स्ट फ्रेंड इस संबंध में कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं। अगर कोई पार्टनर इनकैपेबल हो गया है, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पर वो इनकैपेबिलिटी परमानेंटली होनी बहुत ज़रूरी है, तब फिर कोई अदर पार्टनर आकर यहाँ पर इस प्रकार की पार्टनरशिप को रिजॉल्व करने के लिए कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है। अगर यहाँ पर कोई पार्टनर जानबूझ के मिसकंडक्ट कर रहा है जिस वजह से पार्टनरशिप को इफेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर कोई अन्य पार्टनर आकर इस आधार पर कोर्ट से पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने की बात कर सकता है।
अगर ये पता चलता है कि कोई पार्टनर जानबूझकर जो फर्म के एग्रीमेंट हैं उनको ब्रीच कर रहा है, ऐसा व्यवहार कर रहा है कि अब उसके साथ आगे पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यूस नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे में कोई अदर पार्टनर आकर कोर्ट से उस फर्म को डिसॉल्व करने की बात कर सकता है। अगर ये पता चलता है कि किसी पार्टनर ने अपने इंटरेस्ट को, अपने होल इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर दिया है, तो कोई अन्य पार्टनर आकर कोर्ट से इस संबंध में रिक्वेस्ट कर सकता है। आपको पता तो है ही पार्टनरशिप फर्म को क्यों बनाया जाता है, ताकि उन्हें प्रॉफिट रिसीव हो। लेकिन अगर किसी पार्टनरशिप से पार्टनर्स को लगातार लॉस हो रहा है, तो वो इस आधार पे भी फर्म को डिसॉल्व करने का कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और इनके अलावा भी अगर कोई कारण, कोई रीज़न कोर्ट को लगता है कि वो जस्ट और इक्विटेबल है, तो उनके द्वारा उस फर्म को डिसॉल्व किए जाने का आदेश दिया जा सकता है। ये टॉपिक मैंने लास्ट में रखा है, इसीलिए फर्म के रजिस्ट्रेशन संबंधित क्या प्रोसेस है। जनरल स्पीकिंग तो यह पाया जाता है कि पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं। अगर वो फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो सेक्शन 58 से हम यहाँ पे इसको अब रीड करेंगे। अगर कोई भी फर्म रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती है तो वो किसी भी टाइम में रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। जो भी उनके एरिया का रजिस्ट्रार है वहाँ जाकर वह अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। इसके लिए उन्हें एक स्टेटमेंट वगैरह बनाना पड़ता है, जिसके अंतर्गत उन्हें यह सब बातें वहाँ पर बतानी पड़ती हैं कि फर्म का नाम क्या है, क्या उनका बिजनेस है, कौन लोग उनके पार्टनरशिप में आते हैं, उनके नाम, उनके एड्रेस, उनके सिग्नेचर, ड्यूरेशन कितनी है, वो सब बातें उन्हें बतानी होती हैं। फिर उसको वेरीफाई करने के लिए उनके सिग्नेचर होते हैं। पर यहाँ पर कहीं पर भी एक बात याद रखना, ऐसा नाम फर्म यूज़ नहीं कर सकती है जो नाम उसको उपयोग करने से मनाही की गई है इस संबंध में। और जब रजिस्ट्रार उन सब रिक्वायरमेंट्स से सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो उनके द्वारा फर्म को रजिस्टर्ड कर दिया जाता है। पर ऑन द अदर हैंड अगर ये पता चलता है कि फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसके क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं वो बताए गए हैं सेक्शन 69 के अंतर्गत, उसके बारे में बात करी गई है। कौन से इफेक्ट हैं जो इस संबंध में क्रिएट हो सकते हैं। नो सूट टू इन्फोर्स अ राइट अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट बाय दिस एक्ट शैल बी इंस्टीट्यूट बाय इन एनी कोर्ट बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ एनी पर्सन सुइंग एज अ पार्टनर। अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका सबसे पहला इफेक्ट तो यही अराइज होता है कि अगर कोई पार्टनर है और उसका कोई राइट अराइज हो रहा है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट से हो या इस एक्ट के माध्यम से उसका कोई राइट अराइज हो रहा है, अब वो अपने राइट को इन्फोर्स करना चाहता है, इसके लिए वो फर्म के अगेंस्ट या किसी पार्टनर के अगेंस्ट मुकदमा दाखिल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि फर्म तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। और सिर्फ फर्म ही नहीं बल्कि जो पार्टनर्स हैं उनका नाम भी रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा इफेक्ट, नो सूट टू इन्फोर्स अ राइट अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इंस्टीट्यूट इन एनी कोर्ट बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म। अब फर्म है, फर्म का कोई राइट अराइज हो रहा है बाय कॉन्ट्रैक्ट, फर्म चाहती है उस राइट को थर्ड पार्टी के अगेंस्ट इन्फोर्स कराना, इसके लिए वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट मुकदमा करना चाहती है, पर उसका जो फर्म है वो तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहा है उसका। अब वो सूट यहाँ मेंशनेबल नहीं होगा, पर पहले उसे यहाँ इसका रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होगा और उन पार्टनर्स का नाम भी रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ आप एक बात इसमें याद रखिएगा, कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक नहीं होता है और उन मामलों के लिए भी मुकदमा वगैरह दाखिल किया जा सकता है। हाँ, और एक बात, हाँ पहले हम बात करते हैं वो कौन से ऐसे मामले हैं जिसमें फर्म का रजिस्ट्रेशन होना भी ज़रूरी नहीं है। अगर जो मुकदमा आ रहा है वो फर्म के डिसोल्यूशन से रिलेट करता है, डिसॉल्व करने से, या फिर अकाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑफ फर्म से रिलेट करता है, या फिर पावर ऑफ ऑफिशियल असाइनी रिसीवर और कोर्ट अंडर प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट, या फिर मामला रिलेट करता है कि जो इंसॉल्वेंट है उसकी जो प्रॉपर्टी है उस पर जो ऑफिशियल असाइनी अपॉइंट करा गया है उसकी पावर से रिलेट करता है अगर कोई मामला। तो इस प्रकार से इन मामलों के लिए फर्म का रजिस्टर्ड होना तो ज़रूरी नहीं होगा। पर याद रखना, अगर यहाँ पर फर्म की तरफ से कल को सेट ऑफ का क्लेम किया जा रहा है तो फर्म का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी होगा, पर अगर सेट ऑफ का क्लेम 100 रुपये से कम का किया जा रहा है तो फर्म का रजिस्टर्ड होना मायने नहीं रखेगा। हाँ भाई, तो इसी के साथ में
जो मुझे लगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे पार्टनरशिप एक्ट के, कंप्लीट रिवीजन में आपके सामने आ चुके हैं। वैसे एक बात और बता दूं, इसके रिलेटेड पूरी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी इस संबंध में, आपको वो देख लीजिए। कंप्लीट लेक्चर्स पार्टनरशिप के हो चुके हैं, एक प्लेलिस्ट भी बना दी गई है आपको इसके लिए, आप उन क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हैं। तो इसी के साथ अपनी क्लास हम यहाँ पर आज अपनी कंप्लीट करते हैं।